Okay, hello everybody. This is your own career mentor from Buddy for Study Academy, Satyam Khandelwal. And today we are back with the series of scholar stories with a very, very special guest with us. We have Dr. Prabjot Kaur, who has been a Buddy for Study scholar and who has a very unique career choice and a very interesting career journey. आज हम प्रभजोत से पूछेंगे कि उनकी स्कूल लाइफ कैसी रही और आगे जाके उन्होंने अपने स्ट्रगल्स को कैसे ओवरकम किया और आज एक अचीवर के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट है। वेलकम प्रभजोत। थैंक यू। कैसे है प्रभजोत आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहले थैंक यू हमारे पॉडकास्ट के इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए एंड वी होप कि आपकी जो जर्नी रही है उसके बारे में जानकर समझकर जो हमारे बडिंग स्कॉलर्स हैं या जो हमारे स्कॉलरशिप एस्पिरेंट्स हैं उनको काफी कुछ सीखने मिलेगा और काफी सारा इंस्पिरेशन मिलेगा। बिल्कुल। तो प्रभजोत, आप सबसे पहले प्लीज बताइए कि आप अभी इस समय कहाँ पे हैं और आप क्या परस्यू कर रहे हैं एज अ करियर? इस टाइम मैं राजस्थान जयपुर में हूँ। तो अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ आफ्टर बीएमएस इन पैथोलॉजी विच इज इन आयुर्वेदा कॉल्ड एज रोग निदान एंड विकृति विज्ञान। ओके, ग्रेट। विकृति विज्ञान, या ग्रेट। और जैसे एमबीबीएस में पैथोलॉजी होता है वैसे आयुर्वेद में पैथोलॉजी का जो इक्विवेलेंट है वो रोग निदान और विकृति विज्ञान होता है। तो मैंने वो ब्रांच चूज किया है, तो उसमें अभी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन एट जयपुर चल रहा है विच इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इज इंडिया वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। वाओ, या ग्रेट। एंड आपने किस समय या अपने स्कूल लाइफ के किस पॉइंट पे ये डिसाइड किया था कि आप इस फील्ड में जाएंगे? प्लस टू के बाद जब नीट हुआ था 2015 में, तो जो पहले तब 2015 में 2 बार ही नीट हुआ था। पहला जो नीट हुआ था उसमें मैंने अपना 100% दिया था, बट ड्यू टू सम रीजंस वो कैंसिल हो गया था नीट। उसके बाद बहुत ऐसा डिमोटिवेशन हुआ, लेकिन आई थिंक 1.5 मंथ के बाद दोबारा से नीट हुआ था जो कि इतना अच्छा नहीं हुआ। तो उसके बाद क्योंकि उसमें मार्क्स कम था तो इतना तो श्योर ही था कि गवर्नमेंट तो नहीं मिलेगा एमबीबीएस। तो उसके बाद कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा था कि एमबीबीएस नहीं है तो अभी क्या करें, मेडिकल भी किया है, कुछ नहीं पता लग रहा था क्या करूं। तो फिर स्कूल के एक टीचर है, वन ऑफ माय मतलब एज अ गाइडर है, बहुत उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो उन्होंने ही मुझे इसके लिए मोटिवेट किया था। उन्होंने ही बताया था कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी होते हैं, उनका भी मतलब बहुत अच्छा उनका फील्ड में रहता है अगर वो चाहे तो। उसके बाद मैंने जो बीएमएस का एंट्रेंस टेस्ट होता है तब पीएईटी होता था अलग से एवरी स्टेट का, अभी नीट में ही वो इंडल्ज हो गया। तो पहले जो पीएईटी होता था वो मैंने दिया था, उसके क्लियर होने के बाद मैंने बीएमएस को चूज किया था सर के गाइडेंस पे, क्योंकि मुझे उन पर बहुत ट्रस्ट है कि वो मुझे कुछ भी अगर गाइड करेंगे तो वो कुछ गलत नहीं होगा, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट डिसीजन। ग्रेट, ग्रेट। क्या आप सर का नाम लेना चाहेंगे यहाँ पे इस पोर्टल पे टू थैंक हिम? या उनका नाम पंकज मेहता है, वो कंप्यूटर टीचर है जवाहर नवोदय विद्यालय पटियाला में। ओके, पंकज मेहता जी जी। तो हम अपनी तरफ से, आपकी तरफ से और बडी फॉर स्टडी की टीम की तरफ से भी डॉक्टर पंकज मेहता का थैंक्स बोलते हैं, बिकॉज ऐसे ही मेंटर्स होते हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स सही डिसीजन ले पाते हैं एंड करियर में आगे बढ़ पाते हैं। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो आपकी स्कूल लाइफ प्रभजोत कैसी रही? आपने स्कूलिंग कहाँ से की एंड क्या स्कूल लाइफ में करियर्स को लेकर या एजुकेशन कंटिन्यू करने को लेकर क्या आपके कुछ स्ट्रगल्स रहे हैं? पहले तो जब हम छोटे थे, मतलब 1 से 5वीं क्लास तक तो सब ठीक था। 5th क्लास में भी एक्चुअली जब से मेरा स्कूलिंग स्टार्ट हुआ मेरा टीचर्स के साथ एक अलग ही बॉन्ड मतलब डेवलप हुआ है, वो 1st क्लास से ही था। तो जैसे मैं 3rd क्लास के जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे 5th तक पढ़ाया था, तो वो मतलब जो फीमेल टीचर थे उनको ये था कि मैं कुछ करूँ लाइफ में आगे जाके, तो उन्होंने उस टाइम पे जवाहर नवोदय विद्यालय जो होते हैं उनका मेरा एंट्रेंस टेस्ट उन्होंने दिलवाया था 5th क्लास में। जबकि मेरा कुछ जाने का वहां मन नहीं था, क्योंकि वहां पे 6 to 12 तक मतलब हॉस्टल में ही रहना होता है, आपको फैमिली से दूर रहना होता है, और ये मतलब 7-8 साल अलग पेरेंट्स थे,
कभी मैं रही नहीं थी एक दिन भी घर, मतलब घर से दूर कभी भी। तो लेकिन मैम ने बोला एक बारी तुम दे दो, कोई बात नहीं, टेस्ट दे के आ जाओ, मत जाना फिर। तो मैंने दे दिया टेस्ट, वो क्लियर हो गया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा। पेरेंट्स से भी उन्होंने बोला कि नहीं आपकी बच्ची अच्छी है पढ़ने में, तो आप इसको भेजिए। तो क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स है उनका हमेशा ही मुझे सपोर्ट रहा है कि नहीं हमने पढ़ाने हैं बच्चे, कुछ भी हो, फाइनेंशियल कैसा भी हो, कोई कुछ भी बोले, लेकिन नहीं बच्चे हमारे पढ़ेंगे। तो उन्होंने फिर मेरी एडमिशन करवाई जवाहर नवोदय विद्यालय में। कौन सी 6th में सिटी मैं में? वहाँ, ये पंजाब में पटियाला सिटी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ओके। जवाहर नवोदय विद्यालय फतेहपुर राजपूता पटियाला। आपके घर से तो कितना दूर था? अराउंड 20 किलोमीटर होगा, ओके। 15 to 20 किलोमीटर, एग्जैक्टली तो पता नहीं है बट इतना ओके। होगा। तो उसके बाद 6 to 12 तक तो मैंने वहीं पे करी है। वो बिल्कुल ऐसे मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट था वहाँ पे स्टडी, और सीबीएसई बोर्ड था वहाँ पे। मतलब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, एक इंडिपेंडेंट बनते हैं बच्चे, मतलब आगे जाके भी पेरेंट्स साथ में ना हो, कोई साथ में ना हो, फिर भी आपको अपने डिसीजंस कैसे लेने हैं, कैसे आपको बाहर अननोन लोगों के साथ रहना है, कल्चरल एक्टिविटीज किसी के साथ, मतलब कैसे आप अपने आप को एडजस्ट करोगे इन एवरी सिचुएशन। तो वो वहाँ पे हमने सीखा 12th तक। 12th के बाद वहाँ पे मुझे जब मेरा 11th क्लास में, मुझे पहले तो कॉमर्स स्ट्रीम चूज करना था, बट तभी जो पंकज मेहता सर का मैंने नाम बताया, उनकी ज्वाइनिंग उसी टाइम हुई थी जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो उन्होंने बोला कि वो मुझे गाइड करेंगे आगे के फ्यूचर के लिए। उन्हें लगा कि शायद मैं कुछ कर सकती हूँ अच्छा। उन्होंने भी कॉमर्स स्ट्रीम ही लिया हुआ था, उन्होंने फिर मुझे मना करा कि आप कॉमर्स मत लो, कि मेरे बहुत इसमें एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप साइंस स्ट्रीम में जाए, मेडिकल में। तो उनकी गाइडेंस पे उन्होंने फिर पेरेंट्स को भी बोला कि नहीं मुझे लगता है ये कुछ कर सकती है, जबकि वो मुझे जानते भी नहीं थे। दैट वाज वेरी फर्स्ट डे इंटरेक्शन विद हिम। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप मेडिकल में जाओ। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अगर टीचर इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, तो फिर मैंने मेडिकल उस टाइम पे लिया +1 +2 में। उसके बाद सर ने ही मुझे +1 +2 में ऐसे गाइड किया। इवन के बडी फॉर स्टडी का जो मुझे स्कॉलरशिप मिला था, वो भी उन्होंने ही मुझे बताया था। तो उनके गाइडेंस पे ही फिर मैंने नीट भी दिया। 12th के बाद नीट की कोचिंग के लिए मेरा एक स्कॉलरशिप टाइप लगा था 1 to 2 मंथ के लिए। भाई जेता जी फाउंडेशन, वो चंडीगढ़ में पढ़ाते हैं, नवोदय के स्टूडेंट्स को ही वो देते हैं कोचिंग। तो वहां पे मैंने 1-2 महीने पढ़ा था। लेकिन तब मैंने बताया कि 2 बार ही नीट हुआ था, तो जो मेरा अच्छे वाला हुआ था वो तो कैंसिल हो गया था। उसके बाद हमने घर पे बैठ के ही सेल्फ स्टडी की थी, घर पे इतना अच्छा पढ़ाई नहीं होता था। तो बाद में फिर वो अच्छे से नहीं हुआ, तो फिर मैंने बीएमएस के लिए परस्यू किया था सर की गाइडेंस से ही। तो स्कूलिंग मेरा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे टीचर्स मुझे मिले हैं। अभी तक मेरे जो कांटेक्ट में है, हमेशा मुझे उन्होंने गाइड किया है, अब तक मैं उनसे बात करती हूँ। कुछ भी मतलब डिसीजन लेना होता है, हमसे ज्यादा वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं कि नहीं तुम कर सकती हो। तो ग्रेट। इसी चीज की वजह से शायद मैं आज इतनी दूर तक पहुंच पाई हूँ, क्योंकि उनका जो वो मोटिवेशन रहता था पीरियोडिकली कुछ टाइम के बाद, कि नहीं तुम, क्योंकि बहुत जैसे अभी आपने बोला भी था कि बच्चे जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द स्ट्रगल टाइम। तो मैं भी बहुत डिमोटिवेट हुई हूँ, बट उन्होंने जो पीरियड टू पीरियड मुझे मोटिवेट किया है कि नहीं हो सकता है, कर लोगे, हो जाएगा, उस वजह से मतलब मुझे बहुत मेंटली सपोर्ट मिला है, जिस बिल्कुल। वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। ग्रेट ग्रेट। कई बार उतना भी बोलना कि आप कर सकते हो और हमें आप पे विश्वास है, वी ट्रस्ट यू कि आप कुछ या करोगे, इतना भी बहुत होता है मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपके कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने के बाद क्या आपके, या कॉलेज जब आप परस्यू करना चालू करने वाले थे, क्या आपके पेरेंट्स के साथ आपके करियर को लेकर आपकी कोई डिस्कशन हुई? क्या उनके कुछ ओपिनियंस थे कि आपको ये करना चाहिए, और आपके कुछ डिफरेंसेस? क्या कभी ऐसा मोमेंट आया है जब आपको अपने पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट करना पड़ा हो? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कभी, उन्होंने इवन के कभी मतलब ऐसा पूछा ही नहीं कि हमें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने मतलब एक इंडिपेंडेंट बच्चे की तरह ही मेरी ग्रोथ हुई है। जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वही करो, तुम अच्छा तुमने ये चूज किया है तो यही बेस्ट होगा। उन्होंने कभी इस चीज में इंटरफेयर किया ही नहीं है, क्योंकि
कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा भी पढ़ना चाहते थे जब उनका टाइम था, लेकिन क्योंकि तब की फैमिलीज में पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, तो करेक्ट। उस चीज को वो अपने बच्चों को फेस नहीं करने देना चाह रहे थे कि नहीं, मतलब हमारी वजह से। जैसे कई रिश्तेदारों ने बोला भी कि नहीं, आप मेडिकल फील्ड में तो मत करवाइए, डॉक्टर्स वाले फील्ड में तो मत करवाइए, काफी डॉक्टर नहीं लंबा होगा तो टाइम नर्स लगता है। होगा, हम्म। या नर्स होगा, वो मत करवाइए, वो अच्छा फील्ड नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें मत करवाइए। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं, दूसरों की वजह से मेरे बच्चों पे ऐसा कुछ आना चाहिए। तो पेरेंट्स के साथ तो मेरा कभी इस चीज पे आज तक हुआ ही नहीं है कि उन्होंने मुझे बोला हो कि तुम ये मत करो, या तुम हम जो बोल रहे हैं वही करो, या जो तुम चाह रही हो वो ऐसे करो वैसे करो, जैसे तुम्हें करना है वैसे करो, जो तुम्हें करना है वही करो। उनका जो ये सपोर्ट है पीछे से, उससे भी बहुत होता है कि नहीं, पेरेंट्स कभी मना नहीं कर रहे हैं, वो भी एक तरह से एडजस्ट कर रहे हैं जैसे आप चाह रहे हो आपके अनुसार। तो ये भी एक मेरे लिए मोटिवेशन का पॉइंट था कि नहीं, अगर मेरे पेरेंट्स एडजस्ट कर रहे हैं, जो भी कंडीशंस चल रही हैं, तो व्हाई नॉट, मुझे क्यों नहीं वो करना चाहिए। ओके, दैट्स ग्रेट। एक थैंक्स काफी बड़ा आपके पेरेंट्स को भी बनता है, जो जिन्होंने इतना इंडिपेंडेंस दिया आपको और इतना सपोर्ट किया सो दैट आप अपनी जी। करियर को अपने हिसाब से डेवलप कर पाए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपकी फैमिली में कौन कौन है प्रभजोत? पेरेंट्स हैं एंड देन आपके कोई भाई बहन है? या मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी दो, एक छोटी सिस्टर है, एक छोटा ब्रदर है, और दादा दादी है घर पे। वैसे हमारी जॉइंट फैमिली है, तो रहते हम एक घर में ही है, चाचा की फैमिली है, मतलब वी आर 12 पीपल इन वन होम। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड देन जब आप अपने कॉलेज परस्यू कर रहे थे, तब किस टाइम ऐसा हुआ कि आपने स्कॉलरशिप सीख करना चालू किया एंड आप बडी फॉर स्टडी के टच में कब आए? नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे हमारे पास कुछ ऐसा साधन नहीं था कि जिससे मैं किसी भी इंटरनेटवर्किंग से कनेक्ट हो पाऊँ। मतलब थोड़ा बहुत हमारे पास सिर्फ एक नोकिया का फोन होता था बटन वाला, और उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है, स्कॉलरशिप भी मिलता है, ऐसा कुछ पता ही नहीं ये था। आप कब की तो बात कर रहे हैं, कौन से ईयर की? ये मैं 2015 की बात कर रही हूँ। ओके। उस टाइम पे तो फिर पंकज सर से ही मेरी बात होती थी, क्योंकि बीएमएस का मैंने तब एंट्रेंस एग्जाम दिया था, सर के ही टच में मैं थी। तो जब मेरे को लॉरियल की स्कॉलरशिप मिली थी, लॉरियल स्कॉलरशिप फॉर यंग साइंस वुमेन। तो उसका लास्ट डे था जिस दिन स्कॉलरशिप का, उस दिन सर का मुझे इवनिंग में कॉल आया था कि आज 8 पता नहीं 10 बजे तक लास्ट डे है, तो तुम इसको भर के आ जाओ एक बारी जाके। तो मेरे घर से आई थिंक कैफे भी 1-1.5 किलोमीटर दूर था। तो मैंने पापा को, जैसे ही पापा शाम को आए थे काम से, मैंने बोला सर ने ये बोला है, ये करना है मुझे, कुछ है, ये स्कॉलरशिप है, कुछ मिलेगा। तो पापा ने बोला ठीक है, वो उन्होंने पानी भी नहीं पिया, बोला ठीक है चलो। बाहर से बाहर ही हम चले गए। तो फिर वो भरा हमने। उस दिन लास्ट ही डे था, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस भी थे, टाइम टेकिंग थे, एक शॉर्ट इंटरव्यू टाइप, मतलब ऑनलाइन लगा लीजिए, ऐसा कुछ था। तो वो मैंने पूरा 1-1.5 घंटा लगा के वहां पे फिल किया। फिर मतलब मुझे सर ने ही इसके बारे में बताया था कि ऐसा कुछ है। इसके बारे में जो भी पूरा इन्फॉर्मेशन था वो मैंने फिर कैफे पे जाके ही पढ़ा कि अच्छा इसमें ये होता है, ऐसा है, इतना अमाउंट ये देंगे, इन बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, ऐसा ऐसा 3 फेसेस में होगा। फिर वो बाद में पता लगा मुझे। ओके, तो ये भी जो स्कॉलरशिप आप जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के बारे में आपको पता चला, उसमें अगेन डॉक्टर हाँ, पंकज जो आपके सर है उनका, डॉक्टर तो नहीं है, वो ओके वो टीचर है, टीचर है, ओके ओके पंकज ओके, मेहता जी। मिस्टर पंकज मेहता, उनका काफी बड़ा रोल है, ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स का, बिकॉज आपके डैड इमीडिएटली आपको लेके चले गए, अदरवाइज वो लास्ट डेट था, अगर वो मना करते तो शायद आपका चांस मिस हो जाता स्कॉलरशिप का। या बिल्कुल, क्योंकि कभी ऐसे, जैसे मेरे पापा लेबर का काम करते हैं, तो शाम को आते हैं, उस टाइम पे थक जाते हैं पूरा, ऐसे मतलब खड़े होने की भी सिचुएशन नहीं रहती, हम पूरा दिन काम करते हैं, अभी बच्चा कुछ बोल दे कि नहीं अभी ये जाना है, अभी जाना है, कुछ करना है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फालतू में जाना पड़ेगा, ऐसा बहुत होता है। लेकिन उन्होंने वो कभी क्वेश्चन, मैं जैसे बता रही हूँ, कभी उन्होंने किसी चीज के लिए क्वेश्चन किया ही नहीं है मुझे कि तुम ये क्यों कर रही हो, इसमें पहले बताओ मुझे क्या होगा फिर मैं जाऊंगा, ऐसा कुछ रहा ही नहीं है। तो मतलब वो बहुत बड़ा एक मेरे लिए सपोर्ट रहा है हमेशा से ही, मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का, स्टार्टिंग से ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी लकी हैं आपकी, आपको
ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। क्या वो आपके लिए इतने सपोर्टिव हैं कि अपने तीनों बच्चों के लिए इतने ही सपोर्टिव हैं आपके डैड? नहीं, तीनों के लिए ही, क्योंकि तीनों मैं के लिए। सबसे बड़ी हूँ। तो हाँ, स्टार्टिंग मतलब मेरे से ही हुई है, बट वो तीनों के लिए ही ऐसा ही है। और एक चीज ये भी है कि जैसे मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया, तो कहीं ना कहीं मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। अब ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स को अब इतना काम नहीं करना पड़ता या इतना उनका ध्यान नहीं रखना पड़ता, वो मैं देख लेती हूँ क्योंकि। तो अभी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप जो है वो मेरे ऊपर है। बट हाँ, ये मैंने उनसे ही सीखा है कि नहीं, सबको मौका सेम ही मिलना चाहिए। और एक जो इंडिपेंडेंस है उन्होंने हमें वो दी है हमारी लाइफ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स का इतना सपोर्ट आपके पास रहा है और उसका रिजल्ट अब देखने मिल रहा है कि अब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो उनको इस बात की काफी खुशी और उनको आगे जाके प्राउड भी फील होगा कि उन्होंने जो आपको सपोर्ट किया है उसका रिजल्ट अब सामने दिख रहा है। तो आई थिंक आपके जो छोटे भाई बहन है और उनके आसपास जो पेरेंट्स रहते हैं आपके घर के आसपास, उनको भी देख के शायद ही समझ में आए कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल। सपोर्ट करने से रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं। ग्रेट प्रभजोत, ग्रेट। प्रभजोत, जब स्कॉलरशिप के लिए आपका सिलेक्शन हुआ एंड देन आपको जो इन्फॉर्मेशन आई होगी, तब आपकी क्या फीलिंग थी एंड उसके बाद ही स्कॉलरशिप आपको मिली, तो इससे आपको कितना सपोर्ट हुआ अपनी एजुकेशन में? तो बेसिकली इसमें इसके 3 फेसेस थे, जैसे मैंने आपको बताया। फर्स्ट तो तभी हो गया था जो ऑनलाइन हुआ था। उसके बाद अराउंड 20 डेज बाद, यानी 1 मंथ बाद, टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ था। और उसके बाद मुझे गुड़गांव में बुलाया था, दिल्ली में। वहां पे मेरा विद द कमेटी जिन्होंने स्कॉलरशिप देना था उसके साथ फिजिकल इंटरव्यू हुआ था। तो सिलेक्शन के बाद, सिलेक्शन तो आई थिंक जुलाई में ही हो गया था मेरा, जुलाई अगस्त में। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया, मैंने बीएमएस का एंट्रेंस दिया था, उसकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। एंड काउंसलिंग स्टार्ट हुई नवंबर में जाके। तो तब तक मेरा सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन मुझे एक वो डर मेरे मन में हमेशा ही रहा कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया, अगर काउंसलिंग नहीं हुई, मुझे नहीं सीट मिली, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने एमबीबीएस भी नहीं करी, मैंने किसी और कोर्स में भी एडमिशन नहीं लिया, तो मैं कहाँ जाऊंगी। वो एक जो स्ट्रेस था वो बना ही हुआ था इतने महीनों के लिए। और इसी वजह से मैंने लॉरियल जिन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी थी उनको भी मैंने बड़े ही सारे ईमेल्स कर करके बहुत तंग करा कि प्लीज आप मुझे छोड़िएगा मत, डिसलेक्ट मत कीजिएगा। अभी मेरी काउंसलिंग हुई नहीं है, इसमें मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप प्लीज इसको अंडरस्टैंड करना। तो उन्होंने बोला हाँ, वी विल वेट, आप इस चीज की चिंता मत कीजिए। ग्रेट। लेकिन मुझे एवरी मंथ यही होता था कि वो मुझे भूल ना जाए कहीं मेरी काउंसलिंग नहीं हुई है, क्योंकि वो बहुत फर्स्ट टाइम था मेरे लिए भी। राइट, राइट। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ जब बीएमएस में मुझे सीट मिली, सत्य साई मुरलीधर आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला, पंजाब में, सॉरी, मोगा में है ये। तो वहां पे जो फीस स्ट्रक्चर था, जब पहले मुझे पता लगा कि जैसे लॉरियल जो है वो 2,50,000 देगा, अ, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में टोटल जो इनका स्कॉलरशिप अमाउंट रहेगा। और जो मैंने कहीं से वेबसाइट से पढ़ा था कि मेरी बीएमएस की जो फीस रहेगी वो ट्यूशन फीस सिर्फ 40,000 रुपीज है, बाकी इधर उधर के लगा के 80,000 70,000 तक मैं मैनेज करूंगी। लेकिन जब काउंसलिंग हुई तो पता लगा कि 1 साल की फीस 80,000 रुपए है, और ऊपर से 25,000 फंड है, इधर उधर का मेडिकल चेकअप है उसके पैसे, और फिर हम हॉस्टल में रहेंगे इतनी दूर, उसके पैसे भी देने हैं, मैथ्स फीस भी देनी है। तो मतलब जब हम वहां पे गए काउंसलिंग वहां पे, तो एक तरह से मुझे हो गया कि शायद मैं नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि हम इतने पैसे लेके नहीं भी गए थे वहां पे। लेकिन ये मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं किया कि इतनी फीस है, ऐसा है वैसा है, कि वो घबरा ना जाए इस वजह से। तो वेट करते रहे, मेरा जो नंबर आया काउंसलिंग में, आई थिंक रात के 11:30 बजे मुझे वहां पे सीट के लिए बुलाया गया। हम सुबह के 7 बजे से वहां गए हुए थे। कौन कौन, रात आप के और आपके साढ़े पापा? मेरे पापा थे और एक पापा के फ्रेंड थे साथ में। ओके। तो उन्होंने जब बोला कि नहीं, आप अभी तो 80,000 अभी जमा करवाइए रात को ही, तो वो तो बाई चांस फ्रेंड साथ में गए थे, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं देता हूँ। तो तब वहां पे फीस जमा करवाई। फिर तब क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तब नहीं मिला था। ऐसा होता है कि जब आपको लॉरियल का स्कॉलरशिप मिलता है, वो जब आपकी पूरी हो जाती है एडमिशन, तो आप फिर कॉलेज से एक सर्टिफिकेट बनवा के देते हो कि हाँ अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, इसमें आपका ये वाला फीस है, ट्यूशन फी ये है, हॉस्टल फी, वो सब आपको देना होता है बना के। तो
स्टार्टिंग में मुझे बहुत डिफिकल्ट हुआ क्योंकि वो खुद से पैसे देने पड़े, मांग के देने पड़े। चलो ट्यूशन फी तो तब दे दी, लेकिन उसके बाद भी फंड भी देना था मुझे जाने के बाद, फिर मेडिकल चेकअप भी करवाना था, हॉस्टल फीस भी देनी थी, बहुत सारे एक्सपेंसेस थे और हमारे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। बट फिर भी थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर से कर करके, तब मेरे को पापा सिर्फ एक ही बारी लेके गए थे मोगा में कॉलेज दिखाने के लिए, जिस दिन मेरा मेडिकल था। फिर हम घर चले गए, उसके बाद पैसे बचाने के लिए सेकंड टाइम पापा मेरे साथ में भी नहीं आए, इवन कि मैं अकेली गई, जबकि मैं तब बहुत छोटी थी और मतलब पता भी नहीं था ऐसा कुछ कि क्या करना है। बट एक कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं नहीं पापा ने बोला है, हाँ मैं सही जाऊंगी, कुछ ऐसा गलत नहीं होगा। तो गई वहां पे। उसके 2 महीने बाद मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया था। तो हाँ, जब पहला इंस्टॉलमेंट आया था मुझे एक होप थी कि नहीं चलो, हमने जितने भी पैसे बोरो किए हैं इधर उधर से, वो मैं इनसे अब चुका पाऊंगी। और एवरी ईयर ऐसा ही हुआ मेरे साथ, क्योंकि फीस पहले देनी पड़ती थी, उसकी स्लिप जो है वो फिर उनको देके फिर इंस्टॉलमेंट आता था। लेकिन एक होप रहती थी कि नहीं, अगर इतना यहाँ से आ रहा है तो बाकी का तो थ्रू आउट द ईयर मेरे पास है टाइम, मैं करूंगी वो उसको। तो हाँ, मतलब स्कॉलरशिप से बहुत फायदा हुआ। अगर वो इतना भी नहीं मिलता तो शायद वो मेरे में हिम्मत ही नहीं होती कि नहीं मैं इसमें एडमिशन ले पाऊंगी। काउंसलिंग के टाइम पे भी मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, मेरे को एक सपोर्ट है, मेरा एक स्कॉलरशिप लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ मेरे को वहां से होगा। बाकी मैं अभी पार्ट टाइम जॉब के लिए करूंगी, मेरे पेरेंट्स भी साथ में है तो वो भी स्ट्रगल करेंगे, तो मिलके करेंगे, हो जाएगा। अगर वो लॉरियल का नहीं होता तो मुझे नहीं लगता मैं आगे पढ़ती, या मतलब कुछ और ही करती, बट इतना तो मैं डॉक्टर तो नहीं बनती ऑब्वियसली। क्या बात है। मतलब काफी लोगों के रोल, यानी लॉरियल स्कॉलरशिप जो आपको मिली है उसका तो रोल रहा ही है, बट उसके अलावा जो आपके पापा के फ्रेंड साथ में गए थे, जो उन्होंने उस समय हेल्प आपकी कर दी इमीडिएटली, उनका भी काफी रोल रहा। एंड देन आपने जो एफर्ट किया, क्या आपने कॉलेज के टाइम पार्ट टाइम जॉब भी की है प्रभजोत? हाँ, मैंने किया। फर्स्ट ईयर में जैसे मैंने बताया, नवंबर में हमारा हुआ था एडमिशन, दिसंबर नवंबर में मैंने ज्वाइनिंग किया था। तो उसके बाद फर्स्ट ईयर हमारा जुलाई में ही कंप्लीट हो गया था, क्योंकि काउंसलिंग लेट होने की वजह से फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था। तो सेकेंड ईयर में मेरा एक क्लासमेट था, उसका भी कुछ फाइनेंशियली बैकग्राउंड मेरे जैसा ही था, मेरे से कुछ बेटर था, बट थोड़ा वो भी वन ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। तो उसने जैसे ही इधर आया था वो कॉलेज में, उसने आते ही वहाँ पे ट्यूशन सेंटर था जहाँ पे 60-70 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। एवरी इवनिंग और मॉर्निंग 2 स्लॉट्स होते थे। तो वहाँ पे मैंने सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में ही, अगस्त में ही, जुलाई में मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया था। तो सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में अगस्त में मैंने उसको बोला था कि प्लीज आप मेरी ज्वाइनिंग वहाँ करवा दीजिए, मुझे जरूरत है। उन्होंने बात किया, तो वहाँ पे एज अ साइंस टीचर फिर मैंने 3.5 ऑलमोस्ट 4 साल मैंने वहाँ पे टीच किया है, क्या जब बात तक है। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ तब तक। तो आप ऑलरेडी एक टीचर भी हैं, आप टीचिंग भी कर रहे हैं, कर चुके हैं। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस ये वाली जो इनकम हुई होगी उससे जो आपके एडिशनल एक्सपेंसेस है, मेस, हाँ, हॉस्टल, अभी वो सब आपने क्योंकि कवर किए फर्स्ट होंगे। ईयर में, जी बिल्कुल, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो हमने थोड़ा बहुत तो रेंट तो दे दिया था हॉस्टल हम्म। का। बट जो मेरी मेस फीस थी वो मैं नहीं दे पाई थी स्टार्टिंग से ही। तो जो हमारे हॉस्टल के वार्डन मैम होते थे, बहुत सपोर्टिव थे वो। मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैं अभी तो नहीं दे पाऊंगी। तो जाके मैंने 1-2 महीने ही उनको मैस फीस दिया। उसके बाद मैंने मैथ फीस देना उनको बंद कर दिया, जो भी पीछे के 6-7 महीने थे, क्योंकि नहीं थे पैसे मेरे पास देने के लिए। फिर मैंने जैसे ही ट्यूशन ज्वाइन किया तो सबसे पहले मैंने उनकी फीस देना ही शुरू किया, थोड़ा थोड़ा करके। तो या एंड तक मतलब उससे मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस निकल जाता था, मैथ फीस निकल जाता था, और थोड़ा बहुत वैसे ही जो पढ़ाई का इधर उधर खर्चा होता था, घर आने जाने का। उसके बाद पेरेंट्स से मैंने सिर्फ फीस के लिए ही पैसे लिए, अगर मुझे कभी ज्यादा अमाउंट चाहिए होता था। अदरवाइज छोटी मोटी चीजों के लिए तो मैंने कभी लिया नहीं, आई थिंक उसके बाद अपने घर से। क्या बात है, क्या बात है। काफी इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी प्रभजोत। और अभी जो पीजी आप परस्यू कर रहे हैं, इस समय आप ऑलरेडी अर्न करना स्टार्ट कर चुके हैं या आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं? अभी क्या सिचुएशन है? अभी इंटर्नशिप के बाद मैंने ये पीजी का प्रिपरेशन जब किया था, तो पीजी में क्या होता है, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो आपको स्टाइपेंड मिलता है। तो अभी मुझे स्टाइपेंड मिल रहा है 57,000 अभी, क्योंकि मैं हूँ भी बेस्ट
कॉलेजेस में से अभी एक कॉलेज में पढ़ रही हूँ जो कि इंडिया का बेस्ट कॉलेज है। बिल्कुल। तो यहाँ पे एवरी मंथ आई एम अर्निंग 57,000 रुपीज एज अ वेरी स्टाइपेंड। गुड, वेरी गुड। क्या आप इस इनकम से अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ हेल्प कर रहे हैं अपनी फैमिली में, या अभी आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें ये पैसे यूज हो रहे हैं? नहीं, फीस स्ट्रक्चर तो जैसे स्टार्टिंग में फीस लगी थी हमारी 81,000 समथिंग रुपीज लगे थे। तो वो मैंने अपने टीचर से लिए थे, पापा से लिए थे। तो उसको रिटर्न करने के बाद वो 2 महीने में मेरा निकल गया था फीस। उसके बाद तो अभी मैं अपने पापा को भी सपोर्ट कर रही हूँ, फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हूँ। और जो मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे इतने सारे लोगों से इधर उधर से पैसे लिए हुए थे वो मैंने इधर आके रिटर्न किए। क्या तो बात है, ग्रेट। ऑलमोस्ट अभी मेरा फर्स्ट ईयर तो ये पैसे रिटर्न करने में ही जाएगा जितना मुझे अभी है कि इधर, क्योंकि पापा ने भी काफी जगह से लिए हुए थे, मेरे लिए भी, मेरे बहन भाइयों के लिए भी, घर के लिए बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो या आपका जो स्ट्रगल रहा है, आपका जो हार्डवर्क रहा है, उसके बाद अब जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, आई एम श्योर उसका जो एडवांटेज है वो आपकी फैमिली को, आपके छोटे भाई बहनों को, बिकॉज अब शायद उनको एक और अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जैसा आपको मिला था, उससे और बेटर। एंड देन या बिकॉज आप जा ही मेडिकल फील्ड में रहे हैं, तो आप तो पूरी सोसाइटी के लिए काफी बेटर चीजें कर सकते हैं जो शायद आपने सोचा होगा पहले इस फील्ड में आने के। हाँ, यही है कि जैसे घर पे तो मैंने बहुत ही कम टाइम स्पेंड किया है। मैंने जैसे पहले बताया कि मैं 6th में ही जवाहर नवोदय विद्यालय में चली गई, वहां पे हॉस्टल में ही रहना पड़ता था 12th तक। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो था वो मोगा में था, पटियाला से वो 6 घंटे का 5 साढ़े 5 घंटे की दूरी पे है। तब भी मैंने 5 साल ग्रेजुएशन आउट ऑफ द अपना होम टाउन ही किया। और अभी भी जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ तो वो भी मेरे घर से तो बहुत दूर है, जयपुर में हूँ अभी राजस्थान में। तो घर पे मैंने बहुत कम टाइम स्पेंड किया है। और सोसाइटी का जहाँ तक बात है तो कभी कभार जो आसपास के लोग हैं वो फोन कर लेते हैं, लेकिन मेरा इतना इंटरेक्शन लोगों से नहीं हो पाया है आज तक, क्योंकि मैं वहां कभी रही ही नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर कभी किसी को कुछ एडवाइस चाहिए होता है जैसे रिलेटिव्स को या किसी फ्रेंड्स को, तो वो मैंने हमेशा किया ही है। और जिनको भी पता है कि नहीं ठीक, क्योंकि कुछ लोगों का इंटरेक्शन कम होता है क्योंकि कभी बातचीत हुई नहीं है, हमेशा से बाहर ही रहे हैं बच्चे। तो इस वजह से जिनका होता है, हाँ, उनका बहुत अच्छे से होता है। तो ये ग्रेट ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट। यहाँ से अब आगे आपके क्या प्लान्स है प्रभजोत? आप पीजी करने के बाद आपके एस्पिरेशंस क्या है? आप कहाँ रहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं अपने करियर में? एक्चुअली ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन का मेरा मोटिव यही था कि आयुर्वेदा में जाके मैं आयुर्वेद को ही आगे लेके जाऊंगी जितना मुझे इसके बारे में, क्योंकि मैंने मॉडर्न में भी काफी पढ़ाई करी है अच्छे से। तो मतलब उनके कंपैरिजन मुझे पर्सनली आयुर्वेद काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ आने से पहले मेरा यही था कि नहीं, मैं आयुर्वेद को ही आगे लेके जाऊंगी, अभी तक भी है कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा हमेशा से ही एक सोशल वर्क करने का ड्रीम रहा है कि जैसे मेरी जर्नी रही है, तो मेरा एक है कि एटलीस्ट 1 2 या 3 स्टूडेंट्स को मतलब मैं अपने जैसे आगे लेके जाऊं, उनको कैसे भी सपोर्ट करूं। मतलब जरूरी नहीं है मैं उनका पे तो नहीं कर पाऊं वो आगे जाके, मेरा जैसा भी कंडीशन रहेगा। बट हाँ, मुझे इतना पता है कि मैं खुद पढ़ा सकती हूँ, इतना मेरे में पोटेंशियल है कि मैं पढ़ाऊंगी तो अच्छा होगा उनका कुछ ना कुछ। लेकिन ये चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि बीइंग अ डॉक्टर, ना तो आपके पास उतना टाइम होता है कि आप किसी और को वो दे पाओ। और अभी तक की जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी तक तो मेरा कुछ भी सेविंग है ही नहीं। अभी जिस जैसे मेरे को 7 साल हो गए हैं ये +2 पास किए हुए। और बहुत सारे जो मेरे क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, काफी अर्निंग उनका हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका उनकी लाइफ में। तो कभी कभी मैं यही सोचती हूँ कि अभी मतलब 7 साल हो गया, इतना स्ट्रगल मैंने किया है, तो अभी भी मुझे सेटिस्फेक्शन वो अंदर से नहीं है। तो अभी जो मैंने अभी का सोचा है कि आगे जाके मैं यूपीएससी का एक बारी ट्राई करूंगी, सो दैट कि अगर शायद मैं आईएएस बनूंगी या उसमें मेरा अगर कुछ लगता है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। और एवरी डिसीजन के साथ किसी ना किसी को फायदा तो होगा, किसी की फैमिली को होगा, हो सकता है मैं बच्चों को भी बिल्कुल सपोर्ट कर पाऊँ, क्योंकि उसमें इतना हैक्टिक शेड्यूल तो आई थिंक नहीं होगा डॉक्टर के जैसा कि आपको लंबा लंबा टाइम बैठ के देखना है, पेशेंट्स के बारे में सोचना है कि नहीं क्या था, इसको क्या है, ऐसा कुछ करके।
तो अभी बिल्कुल मेरा फ्यूचर तो थोड़ा उधर ही है कि एक बारी मैं उसको ट्राई करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बहुत अच्छे प्लान्स है आपके। हालांकि एज अ करियर कोच मैं आपको ये सजेशन जरूर दूंगा कि अभी तक आप इतने आगे तक इसलिए आप पाए हो बिकॉज शायद आपने किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं किया और अपनी जर्नी पे ध्यान दिया है कि आपको या क्या चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ये अचीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। बहुत बार हम इस एज में, जो 20s वाली एज होती है, जब हम करियर में आगे बढ़ रहे होते हैं, कंपैरिजन में जाते हैं। और जिस मोमेंट हम कंपैरिजन में जाते हैं वहां पे हम अपने गोल से फोकस मिस कर देते हैं। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी कंपैरिजन में जा रहे हैं तो आप मत जाइए, बिकॉज आपकी जर्नी बहुत यूनिक है। हो सकता है आपके क्लासमेट सभी सेविंग कर रहे होंगे, बट हो सकता है वो अपनी फैमिली को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है उनकी फैमिली को सपोर्ट की नीड भी नहीं है, तो इसलिए वो सेव कर पा रहे हैं। बट वो सेव कर, उस पैसे से वो एक्चुअली क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उस पैसे का सही यूज हो रहा है या नहीं। जो आप अभी पैसे कमा रहे हैं उसमें तो ऑलरेडी काफी लोगों की प्रेयर्स जुड़ी हुई है, बिकॉज जिन्होंने आपको इनिशियली सपोर्ट किया है। और अगर आप इस फेज में, इस एज में ऑलरेडी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। तो आप कंपेयर मत कीजिए किसी भी और से, बिकॉज हम जहां भी रहेंगे हमेशा हमारे ऊपर कोई लोग रहेंगे, हमारे नीचे कोई लोग रहेंगे। तो कंपैरिजन कभी प्रोडक्टिव होता नहीं है। आप अपने गोल्स पे फोकस कीजिए। यूपीएससी बहुत अच्छा प्लान है। आप फ्यूचर में अगर आयुर्वेदा को भी आगे लेके जाना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छा प्लान है। शायद आप एक ही घंटा दे पाए हफ्ते का, 2 ही घंटा दे पाए, बिकॉज हम बड़ी फॉर स्टडी में हमारी स्कॉलर्स के थ्रू हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बडिंग स्टूडेंट्स, उनको मेंटर कर रहे हैं। तो फ्यूचर में अगर आप मेंटर करना चाहें थ्रू बडी फॉर स्टडी, तो हम हफ्ते के 1 या 2 घंटे आपको एंगेज कर सकते हैं। वो ही एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बिकॉज ऑलरेडी आप मेडिकल फील्ड में तो सोसाइटी में इम्पैक्ट कर ही रहे हैं ना। आप अपनी हेल्थ, लोगों की हेल्थ को तो इम्प्रूव कर ही रहे हैं, उनको या सही एडवाइस कर ही रहे हैं। तो आप अपनी जर्नी या पे फोकस मेरा, करें। हाँ वो आपका ठीक है, लेकिन मतलब मैं कंपैरिजन तो नहीं कर रही हूँ कि मेरा फील्ड ऐसा है, दूसरा ऐसा है, उनका सैलरी ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक जो सोशल वर्क करने का जो एक ड्रीम मेरा स्टार्टिंग से ही रहा है, 6th क्लास से ही मुझे है कि नहीं मुझे कुछ करना है, लोग मुझे ग्रेट। मतलब एज अ एक रिस्पेक्टेड उससे देखें कि नहीं इसने हमारे बच्चों के लिए कुछ किया है। इवन दो जब मैं +2 में थी तब भी मैंने 2 स्टूडेंट्स को, क्योंकि मेरा नवोदय क्लियर हुआ था 6th क्लास में, 12th के बाद ही मेरा ये था कि नहीं मैं अब से ही कुछ ना कुछ सोशल वर्क स्टार्ट करूंगी। तो मैंने तभी अपने नेबर के 2 बच्चों को पढ़ाया था फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने उनको 2-3 महीने पढ़ाया था। उनमें से एक का जवाहर नवोदय विद्यालय क्लियर हुआ था, जो कि अभी वहां पे वाह। पढ़ रहा है। तो ग्रेट। मुझे यही था कि नहीं मेरा अभी वो सोशल वर्क का ही छूट गया पीछे जाके, मतलब मैं किसी को सपोर्ट कर नहीं पा रही हूँ, फैमिली को कर रही हूँ मेरा, लेकिन एक अंदर से जो सेटिस्फेक्शन है वो मुझे नहीं मिल रहा कि नहीं मतलब मैंने किसी की लाइफ में इम्पैक्ट नहीं किया, किसी और की लाइफ में नहीं किया। उस राइट। वजह से मुझे ये है कि एक बारी मुझे यूपीएससी परस्यू करना है, ताकि एक बिल्कुल। जो डिसीजन मेकिंग पावर है शायद मैं उसको अच्छे से ले पाऊँ और किसी के लिए अच्छा कर पाऊँ कुछ आगे जाके। तो ग्रेट। बेसिकली ऐसा कुछ कंपैरिजन का तो नहीं है मेरा, वो मैंने कभी किया नहीं है। बिल्कुल, तभी आप इतने आगे बढ़ पाई हैं, इतनी स्ट्रगल को ओवरकम करके। और हम बड़ी फॉर स्टडी की तरफ से भी ये ट्राई करेंगे कि अगर आपको वो प्लेटफॉर्म दे पाए जहाँ पे आप कुछ बच्चों को जिनको नीड है या साइंस की फील्ड में गाइडेंस की, आप उनको गाइड कर पाए या आप उनको टीच कर पाए। बिकॉज हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें ये जो हमारे स्कॉलर्स हैं, आप जैसे स्कॉलर्स हैं, वही जो आने वाले बच्चे हैं उनको गाइड करें कि कैसे आप अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्या क्या अलग अलग फील्ड्स हैं। बिकॉज बहुत सारे बायो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं बड़ी फॉर स्टडी में, हो सकता है उनको जी आपके थ्रू ये गाइडेंस मिल जाए। राइट। बिल्कुल, हाँ जी। प्रभजोत, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इस स्टेट में आज एज ए स्टूडेंट, आप एक पीजी स्टूडेंट हैं, आप एक बडिंग डॉक्टर हैं, अभी के इस फेज में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आपको लगती है कि आपको है। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम था जब आपको स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट थी, एक टाइम था जब आपको मोटिवेशन की, गाइडेंस की रिक्वायरमेंट थी। आज इस टाइम पे एजुकेशन वाइज, करियर वाइज आपको क्या लगता है कि आपको किस चीज, कौन सी चीजें जो लैकिंग है, जो अगर मिल जाए तो शायद आप और अच्छा कर पाए। एज इज अभी जैसे मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, तो अगर मैं जैसे सोचूं कि मुझे आयुर्वेद को आगे लेके जाना है, और नॉर्थ साइड में आयुर्वेद का इतना नहीं है, साउथ साइड में तो बहुत है। तो एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
एक जो सभी जितने भी लोग हैं नॉर्थ के, उनको आयुर्वेद के बारे में एक जो बेसिक वो रहता है इंट्रोडक्शन, या एक बेसिक नॉलेज रहता है। जैसे एलोपैथी के बारे में सभी को पता है कि नहीं पीसीएम ऐसा है, ठीक है, लेकिन अगर हम अपने आयुर्वेद का त्रिफला बोले या कुछ बोले तो लोग कभी कभी ऐसे सडनली शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या है, इनका इतना नहीं उनको पता है। बट ये एक बहुत अच्छा चीज है, तो बहुत अच्छा हम कर सकते हैं इसमें, लेकिन लोगों की जागरूकता की वजह से कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं कि क्योंकि इतना उस चीज का इम्पैक्ट नहीं है नॉर्थ साइड में। तो मुझे तो ऐसा सिर्फ इतना ही लगता है कि अगर लोग ही जागरूक हो जाएं तो शायद हम आगे बढ़ पाए। और अगर एक जैसे अभी मैं प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी जो मुझे लगता हो कि अभी भी कुछ लैकिंग है, क्योंकि मोटिवेशन है मेरे पास, मेरे टीचर्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, और अभी मैं अर्न भी कर रही हूँ। तो बस भी पॉजिटिव ही रहना है मुझे कि कुछ भी आगे करूँ तो पॉजिटिवली जाऊं, और मुझे होप है कि जो भी आगे मेरे फ्यूचर में होगा वो बहुत अच्छा ही होगा। तो अभी मैंने इतना कुछ सोच के रखा नहीं है कि अच्छा मेरे पास ये नहीं है, ये है। वो मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि जब हम जाएंगे तो रास्ते खुद खुल जाते हैं, अगर हमें कुछ करना है तो वो मिल जाएंगे, खुद ही मिल जाएंगे। अगर जैसे वो बोलते कि जो एक लॉक बनता है वो विदाउट की तो नहीं बनता, ऐसे ही प्रॉब्लम्स भगवान देते हैं, तो विदाउट सोल्यूशन तो नहीं देता है वो। तो बस वही ढूंढना है और करना है आगे जाके। बहुत बढ़िया प्रभु। आई थिंक आपने काफी मैसेजेस तो इस पॉडकास्ट में हमारे बडिंग स्टूडेंट्स को दे ही दिए हैं, बट फिर भी बिफोर वी कंक्लूड दिस पॉडकास्ट, क्या आपका कोई मैसेज है जो जो ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देखेगी उनके लिए? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आपका पॉजिटिव थिंकिंग है कि आप कर सकते हो, आपको करना है। हमारा क्या होता है, जितने भी फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो बेस्ट मोटिवेशन रहता है वो उनका घर ही रहता है। एक मूवी का डायलॉग है कि हमें अपनी जड़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए, हम किसी भी स्टेज में आ जाएं तो, लेकिन वही है कि अपने घर को हमेशा देख के कि नहीं आज आपके पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनका फ्यूचर, आपके फ्यूचर के लिए वो कितना कुछ कर रहे हैं। आप एक दिन मतलब ये करके देखिए, पूरा दिन काम करके देखिए और उस कमाई को किसी और पे खर्च करके देखिए, तो आपको पता लगेगा कि उनका स्ट्रगल कितना है अपने बच्चों के लिए। तो उस दिन हमें समझ में आता है कि नहीं, मतलब वो कितना हमें कर रहे हैं, अपनी मतलब पूरा जी जान लगा दे रहे हैं आपको किस चीज के लिए। आपको नहीं भी पढ़ाएंगे, वो आराम से खा सकते हैं, पी सकते हैं, जरूरी नहीं है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं आपको करना ही है, फिर भी वो कर रहे हैं। तो मेरा यही है, आप हार्ड वर्क कीजिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कीजिए, जो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपको उन्होंने बड़ा किया है, आपकी पढ़ाई पे इतना एक्सपेंस कर रहे हैं। एक पॉजिटिव सोच रखिए और मतलब दूसरों की हेल्प करते रहिए, क्योंकि मैंने ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जितनी भी हेल्प अगर किसी की है तो मुझे वो बढ़ चढ़ के ही रिटर्न में मिली है, किसी ना किसी दूसरे रूप में। तो एक जो ये पॉजिटिव थिंकिंग है, एक जो पॉजिटिव अप्रोच है हर एक चीज के लिए, हर एक प्रॉब्लम को एक पॉजिटिव वे में ही लीजिए। मेरी ग्रेजुएशन के टाइम भी बहुत बारी ऐसा हुआ कि नहीं मैं छोड़ दूं, नहीं छोड़ो, नहीं होगा इतना, मतलब ऐसे फैमिली में भी इतना स्ट्रेस, कैसे फीस देंगे, रोल नंबर इशू नहीं होता था विदाउट फीस दिए। बहुत बारी ऐसा हुआ कि नहीं छोड़ो, अब नहीं करना, छोड़ दो, कुछ नहीं, बस थक गए अब तो लेकिन नहीं, वो एक अगर आप पॉजिटिव रहोगे, मेरा यही है कि नहीं आज का दिन है चला जाएगा, कल अच्छा दिन आएगा। तो इसमें ही आप पॉजिटिव सोच रखिए, हार्ड वर्क कीजिए। अगर आप आपका पॉजिटिव रहेगा, वो दिखता भी है आपका इम्पैक्ट लोगों को, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प के लिए आगे आते हैं जो अच्छे लोग हैं, तो यह आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन हार्ड वर्क और आपको अपने आप में विश्वास रखना है। अगर आपको अपने आप में विश्वास नहीं है तो दूसरे आप में कितना ही विश्वास करे उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो सबसे पहले आत्मविश्वास रखिए, अपने पेरेंट्स में विश्वास रखिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए, कंटिन्यू रखिए हार्ड वर्क, और जितनी भी छोटी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं उनको ग्रैब करके उनका पॉजिटिव यूज करिए। जैसे अभी मैंने टीचिंग किया है, अगर मेरा यही अप्रोच रहता है कि नहीं मुझे नहीं पढ़ाना है, मैं थक जाती हूँ 4 बजे कॉलेज से आके, फिर से 3 घंटे पढ़ाने जाऊँ, अपना पढ़ू, फिर आके मतलब मेरे से नहीं होगा इतना। तो ऐसा नहीं है, आपको छोटा काम, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। कुछ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसी भी कंडीशंस में मिल रही है, आप उसको ग्रैब कीजिए
और कंटिन्यू अपना 100% दीजिए हर एक फील्ड में। आगे जाके सक्सेस मिले ना मिले वो बाद का है, आप अपना हार्डवर्क कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, वो आपको अच्छा ही मिलेगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट प्रभजोत। मतलब जब ऑडियंस सुनेगी, जब ये पॉडकास्ट और एडिट होके हमारे पोर्टल पे जाएगा, हमारे स्टूडेंट्स सुनेंगे, तब तो वो डेफिनेटली मोटिवेटेड होंगे। मैं अभी से मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, काफी इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ आपकी जर्नी से और आपके मैसेजेस से। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस टाइम। आपने अपना टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की। हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि आपसे बात करते रहें, हमारे स्टूडेंट्स को आपकी गाइडेंस मिलती रहे, बडी फॉर स्टडी फैमिली को आपकी गाइडेंस मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच प्रभजोत फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू मैं सर। लॉरियल वालों का भी थैंक यू करना चाहूंगी इन द एंड, अगर आप उनको बोलें कि मेरी लाइफ में उनका बहुत इम्पैक्ट रहा है, तो या थैंक यू सो मच। ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रभजोत।